आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अलग बात करने वाला हूं, क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा है कि सर मार्केट में तमाम तरह के स्टेन रिमूवर, डिटर्जेंट और ऐसे केमिकल जो दाग धब्बे हटाने में काम आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो कैसे बनते हैं और उनकी जो बनाने की प्रक्रिया है वो क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो को ध्यान से देखिए, काफ़ी कुछ बातें आपको क्लियर होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संगम शुक्ला और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए वीडियो को डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि लॉन्ड्री शॉप पे तमाम तरह के दाग धब्बे वाले कपड़े आते हैं। जंग के दाग, स्याही के दाग, ग्रीस मोबिल के दाग, ब्लड के दाग, हल्दी के दाग, घास के दाग, मिट्टी के दाग, तमाम तरह के ये जो स्टेन हैं इनसे हमारा सामना होता है। और कस्टमर यही चाहता है कि जब लॉन्ड्री शॉप से वो कपड़े ले जाए तो ये सारे स्टेन उसके कपड़ों से नदारद रहें। तो दोस्तों, जब कभी भी आपने स्टेन रिमूवर किसी कंपनी का या किसी भी ब्रांड का आप खरीदते हैं तो आपने देखा होगा उसमें पर्टिकुलर कुछ अलग हट के नाम होता है, जैसे इंक स्टेन रिमूवर, रस्ट स्टेन रिमूवर, ब्लैक स्टेन रिमूवर। लेकिन उनकी पैकिंग में कहीं भी ये नहीं लिखा होता है कि इसको बनाने में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के रूप में अगर आप टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स का नाम डिटेल में लिखा होता है कि कितना चीज़ इसमें क्या मिक्स किया गया है। हाँ, अनुपात नहीं लिखा रहता है, लेकिन उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में लिखा रहता है, उससे कुछ आइडिया मिल जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स रेगुलेशन है कि जो शरीर के अंदर यानी जो हम लोग यूज़ करते हैं, खाने पीने की चीज़ हो या शरीर पे अप्लाई करने वाले हो, उस पर कुछ नियम है गवर्नमेंट के, वो लिखना ज़रूरी है। अदरवाइज नियम नहीं होता तो वो भी कोई नहीं लिखता। लेकिन इसके विपरीत जैसे स्टेन रिमूवर है उस पर हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, तो उस पर इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपने जो बनाया है उसमें क्या क्या डाला है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे जंग के दाग अगर आपको वाइट कपड़ों से हटाना है तो अलग से कोई रस्ट स्टेन रिमूवर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिल जाए तो उससे आप जंग के दाग हटा सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्याही के दाग हो तो आप उसको एसीटोन की मदद से हटा सकते हैं। हाँ, हटाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे ग्रीस मोबिल के दाग हटाने हो तो आप एमाइल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कपड़ों में खून के दाग हटाने हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। कपड़ों को सॉफ्ट करना हो तो बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। कपड़ों को न्यूट्रलाइज करना हो तो आप एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं। वाइट कपड़े को न्यूट्रल करना हो तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड यानी जिसको रंगकाट बोलते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ, ये बताने का उद्देश्य मेरा ये है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लॉन्ड्री के व्यवसाय में हैं तो बेस जो केमिकल होते हैं उन पे आप थोड़ा सा अपने दिमाग को जोर डालिए और समझिए कि अगर कोई चीज़ ये बन रही है तो ये कैसे बन रही है। यानी कि बेस केमिकल का मतलब ये है जैसे सोडा ऐश हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, हाइपो है, एमाइल है, एसीटोन है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, अमोनिया है, डिमिथाइल फॉर्मामाइड है। ये सारे जो केमिकल हैं ये बेस केमिकल में आते हैं। यानी कि इन सभी केमिकल को इधर से उधर मिला के ये सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। जब इसका रीज़न यानी तैयार करने का जब वो चीज़ रेडी में मिल जाता है तो उसकी कॉस्टिंग अपने आप बढ़ जाती है। यानी कि जैसे ब्लीच है, ब्लीच को ही जब पानी को घोल के उसको स्टेट कर लिया जाता है और उसको जो पैकिंग कर देते हैं तो आजकल के मार्केट में जो रिफ्लेक्स बिक रहा है वो ब्लीच का पानी ही है, उससे दाग धब्बे यानी वाइट कपड़ों के हट जाते हैं। जैसे ब्लैक स्टेन रिमूवर है, उसको अगर आप एमाइल के थ्रू बना देते हैं, एमाइल लगाते हैं तो ग्रीस मोबिल के दाग हट जाते हैं। तो कंपनियां ये चाहती हैं कि आप उनके जो अंदर की बात है
उसको नहीं समझें, क्योंकि जब आप वो समझ जाएंगे फिर उनका बिजनेस वहाँ पे बनेगा नहीं। तो कोशिश ये करिए कि जो बेस केमिकल है उनको लीजिए, उनको ही जब आपके पास खाली टाइम होता है, और चूँकि एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे शॉप पे कपड़े बहुत आते हैं या कुछ कपड़े ऐसे भी हो जाते हैं जो डिस्कार्ड हो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से उस पर स्टेन लगा के अपने लेवल पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो विभिन्न तरह के स्टेन रिमूवर खरीदते हैं और उसके लिए जो मोटा पैसा आप खर्च करते हैं वो बचेगा। किसी भी बिजनेस का यही रेशियो है कि आप कितनी बचत उस बिजनेस से आप कर रहे हैं और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आपने 1000 रुपये का व्यवसाय किया और 900 रुपये का आपने उसके लिए प्रोडक्ट ही खरीद लिया और 100 रुपये बचा, तो कोई मतलब नहीं है उस बिजनेस का। तो आप अपने लेवल पे रिसर्च करिए, जो बेस केमिकल हो उसको यूज करिए कि इसको यूज करने से क्या होगा। जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, उत्कंठा नहीं बनेगी, तो आप अपने फील्ड में मास्टर नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप अलग अलग जो नाम के, जैसे इंक स्टेन रिमूवर, रस्ट स्टेन रिमूवर, ग्रीस स्टेन रिमूवर, फूड एंड बेवरेज स्टेन रिमूवर, ब्लड स्टेन रिमूवर, ये तमाम तरह के नाम हैं। उसके और भी कुछ नाम हैं, जैसे रिफ्लेक्स है, मैजिक है, SCI है, XNI है, तमाम तरह के नाम होते हैं। और इन सब नामों का पर्पज़ ये है कि जो बेस केमिकल है उसकी जानकारी आपको न मिले और जो रेडी प्रोडक्ट है वही आप यूज करें और कंपनियों को मुनाफा देते जाएं। मेरा यहाँ मकसद किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी गलत कहने का नहीं है, ना उनको डिमोरलाइज करने का है। मेरा मकसद ये है कि आप स्वतंत्र हैं। बेस केमिकल आपको हर जगह कहीं भी आपको मिल जाएगा। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, आप ढूंढिए, लगभग आप अच्छे से ढूंढेंगे तो जहाँ भी आप रहते हैं आपको वहाँ पे थोड़ा सा ग्रेड की कमी होगी, कम ज़्यादा हो सकता है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आप रिफ्लेक्स ढूंढने जाएंगे तो आपको हर जगह वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर बेस केमिकल है और रिफ्लेक्स उसका तैयार किया हुआ फाइन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ मेरे इस टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे और कोशिश करेंगे इसी तरह के डिफरेंट टाइप के स्टेन रिमूवर या डिटर्जेंट बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में टिपोल, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड डिटर्जेंट, जो थोड़ा हैवी ड्यूटी का होता है, उसको बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे एसिड सेलरी, कास्टिक सोडा, TSP, ट्राइसोडियम फास्फेट, यूरिया और नमक। ये 4-5 चीज़ें आप डालेंगे तो आपको लिक्विड डिटर्जेंट तैयार हो जाता है। यूरिया डालने का पर्पज़ ये है, वो थोड़ा सा उसकी जो सफाई होती है, यानी कि जो कालापन है उसको दूर कर देता है, उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाता है। और एसिड सेलरी झाग बनाता है, कास्टिक सोडा उसका मैल निकालता है। तो इसी तरीके से थोड़ा डिटेल में जाएंगे। इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ आपके हाथ में अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पाया हूं। इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इस चैनल के साथ आपको कुछ दूर तक चलना चाहिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहिए। इस वीडियो को आपने प्यार से देखा, अच्छे से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप इस चैनल को आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड या UPI ID पर कोई भी छोटी या अपनी इच्छानुसार राशि भेज सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।